नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। अभी विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है। 5 क्षेत्रों में यह चुनाव हुआ और इसमें सबसे जो अहम था या यूं कहें कि लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, वो था सारण निर्वाचन क्षेत्र का दोनों ही सीट, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। आज हम बात करेंगे सारण निर्वाचन क्षेत्र में जो दोनों सीटें थी उसके विषय में, चूँकि वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भाजपा के लिए वो दोनों ही सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न था और दोनों ही सीट पे उसकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। कारण ये है कि यहाँ सारण क्षेत्र में जो ज़िले आते हैं उसमें देखा जाए तो सबसे अधिक जनप्रतिनिधि भाजपा के ही हैं और भाजपा के दोनों ही कैंडिडेट इसमें हार गए। तो आइए इस पर बात करेंगे और गहन विश्लेषण होगी। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरीय पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा है सर कि जो सारण निर्वाचन क्षेत्र में दोनों ही सीटें थीं और दोनों ही सीटों पे भाजपा की करारी शिकस्त हुई। एक जगह तो 7वें पोजीशन में भाजपा आ गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में। इसको कैसे देखते हैं सर आप? तो बिहार का ये पश्चिमोत्तर बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, यह भोजपुरी इलाका है, भोजपुरी क्षेत्र है। गंगा और गंडक के किनारे यह बसा हुआ है। तो यहाँ के लोग बहुत सीधा सपाट बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन राजनीति में बहुत चतुर लोग हैं। यह पहले था जो यहाँ पर मझौआ के बागड़ लोग हुआ करते थे। छपरा जिला में अन्न नहीं होता था। ये सब बातें पुरानी हैं। अब छपरा और मोतिहारी के लोग पूरे संसार में छाए हुए हैं और हर एक क्षेत्रों में अपने झंडा गाड़े हुए हैं। तो राजनीति से अलग नहीं है। लेकिन जो 30-35 वर्षों से बिहार में जो राजनीति चल रही है छोटे भाई और बड़े भाई की, यानी लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी का, तो ये इस राजनीति में चंपारण और छपरा, अगर इसको गौर से देखा जाए तो लालू जी के राजनीति में और नीतीश जी के राजनीति में यह पुराना सारण यानी पुराना छपरा जिला जिसमें 3 जिले हैं और पुराना चंपारण जिला जिसमें 2 जिले, ये टोटल 5 जिलों में इन लोगों की राजनीति कभी जो है जगह पर बैठती नहीं है। मनोनुकूल जो है सो रिजल्ट नहीं आता है। इससे सरकार काफ़ी खिन्न रहती है। ये दोनों आदमी, लालू जी के राज में भी और इनके राज में भी। इसका कारण यह है कि आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके प्रतिनिधिगण यहाँ ज़्यादा जीतते रहे चुनाव में। तो इससे इसको इन 5 जिलों को बिहार सरकार का खामियाजा भुगतना पड़ता है और इसके विकास में जो ठहराव आया है उसका भी राजनीतिक कारण यही है कि यहाँ 20-20 साल से स्कूल चल रहे हैं, ज़मीन 5 एकड़ आज तक नहीं दिया गया। केंद्रीय विद्यालय 7 साल से चल रहा है लेकिन ज़मीन भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो सारण में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें वो काफ़ी दिलचस्प है। और चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद में लोग चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। ऐतिहासिक घटना तो यह हुई है कि यह जो आज घटना हुई है इस सारण निर्वाचन क्षेत्र में, ये विधान परिषद के, इसमें सबसे एक धमाकेदार एंट्री होने के कारण ये जितने भी पहले के राजनीतिक दल हैं, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो चाहे ये कम्युनिस्ट पार्टी हो या और पार्टियां हों, ये सब जो लोग जो हैं सो चुप्पी साधे हुए हैं। उसका कारण है कि अभी नवजात जो अभी राजनीतिक दल का रूप नहीं ले सका है, जन स्वराज पार्टी ने इन लोगों को धाराशायी कर दिया और धमाकेदार एंट्री दिया
और 700 ज़्यादा वोटों से जो है सीपीआई के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता को के सीट पर उनके पुत्र को पराजित कर दिया है। हम लोग पहले इस चीज़ को देखें कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज में जो संसदीय क्षेत्र हैं उनकी स्थिति क्या है। तो संसदीय क्षेत्र में ये 5 जिलों में बीजेपी के 5 सांसद हैं और जेडीयू के 3 सांसद हैं। और इन 5 जिलों में कुल विधायकों की संख्या में सबसे ज़्यादा 23 बीजेपी के विधायक हैं और जेडीयू के 9 हैं, आरजेडी के 8 हैं, कांग्रेस के 1 हैं, सीपीआई-एमएल 3 हैं और सीपीआई-एम 1 है। तो स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं, 23 हैं, उसके बराबरी में कोई नहीं। उसके और सांसद भी ज़्यादा हैं, 5 हैं। सांसद भी ज़्यादा हैं, राज्यसभा सदस्य भी बीजेपी के ही हैं यहाँ। अच्छा, सांसद भी दिग्गज, हाँ, राधा मोहन सिंह पूर्व मंत्री, वो भी कृषि मंत्री। हाँ, वो भी सांसद कोई छोटा मोटा लोग नहीं है। हाँ। जैसे राधा मोहन सिंह अभी सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं और अपने संगठन के और सरकार के सबसे बड़े सभी बड़े पदों पर रह चुके हैं। स्वनाम धन राजीव प्रताप रूड़ी जी हैं, है ना। तो रूड़ी जी भी दिग्गज नेता हैं, कद्दावर हैं और बहुमुखी हैं। उधर सिग्रीवाल साहब हैं। तो इसमें ये बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे। उनके पिताजी का देहांत हो जाने के बाद में हुआ है। मदन जायसवाल जी पहले यहाँ के सीनियर मोस्ट एमपी हुआ करते थे। तो ये धाकड़ नेता लोग हैं और अपने को ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो उसका कारण है कि यहाँ भाजपा का प्रभाव पहले से बहुत अधिक है। और नीतीश कुमार जी लाख प्रयत्न किए चंपारण के विकास में रोड़ा अटका करके, उसके बावजूद भी जब मतदाताओं ने जो है सो उनके पार्टी के लोगों को मत दे करके नहीं जिताया। पूर्वी चंपारण में तो एक जेडीयू के एमएलए अभी यहाँ हैं केसरिया से, वो भी पूर्व सीपीआई नेता के श्री कमला मिश्र अम्बेडकर की पुत्री हैं। और जेडीयू के साथ पश्चिम चंपारण में एक विधायक वहाँ भी है। तो जेडीयू का यहाँ पर बेस बन नहीं पाता है, बार बार इसमें बदलाव होता है। नेतृत्व में यहाँ वैसे लोग नहीं हैं जो लोगों को प्रभावित करके जोड़े और उनका वोट बैंक को मजबूत करे। तो यह सब तो बातें हुई समझने के लिए। अपनी बार जो चुनाव हुआ है तो इसमें हम एक बड़ा दिलचस्प मामला यह आया है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन नेता हैं और शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के माध्यम से विधान परिषद में पहुंचने के लिए कौन कौन नेता अपने को बराबर तैयार रखते हैं। तो ये रिकॉर्ड बताता है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के आज तक यानी 70-72 वर्षों में 3 आदमी इस पद पर आज तक रहा है, सिर्फ 3। माने आज़ादी के बाद से आज तक मात्र 3 आदमी ही रहा। इस पर विजयी हुआ है। उसमें सर्वाधिक जीत जो है सो जयमंगल सिंह हैं जो छपरा के रहने वाले हैं। तो जयमंगल सिंह सबसे अधिक बार यहाँ जीते और जयमंगल बाबू के बाद एक बार पटना कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं चंद्रमा सिंह। चंद्रमा सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में एक बार निकल गए और गलती से निकल गए और जयमंगल बाबू ऑफ हो गए। जयमंगल बाबू के बाद चंद्रमा बाबू आए और चंद्रमा बाबू के बाद शिक्षक संघ के नेता, सीपीआई के बहुत कद्दावर नेता श्री केदार पांडे जी उसके बाद प्रतिनिधित्व करने लगे। तो पूर्व में भी सीपीआई था और बाद में भी सीपीआई। जयमंगल सिंह भी सीपीआई, हाँ, ये भी 72 वर्षों में सीपीआई पहले भी, सीपीआई बाद में भी, सिर्फ एक टर्म के लिए कांग्रेस के चंद्रमा सिंह जी इसमें निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो आप समझ जाइए कि सीपीआई की पकड़ कितनी बड़ी थी। मतलब कि 6.5 दशकों से सीपीआई का कब्जा इस पर बना हुआ था। लेकिन घटना भी वैसे ही हुई कि यह जो 60-65 वर्षों का सीपीआई का जो कब्जा था उसको एक बार, अभी एक नवोदित पार्टी भी नहीं कही है, राजनीतिक पार्टी, एक जन जागरण करने वाली जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी का है, इस जिला से यात्रा करके अभी निकला है। और उसका प्रभाव यह हुआ कि एक बहुत ही साधारण परिवार के एक शिक्षक
जो सेवानिवृत्ति लेकर के और इस चुनाव में वो कैंडिडेट हुए, जिनको जन स्वराज ने समर्थन दिया। और ऐसी समा बध गई कि श्री केदार पांडे जी के मृत्यु के बाद उनके लड़के को, उनके बेटे को सीपीआई ने यहाँ पर टिकट दे दिया, और आनंद पुष्कर जी को, और उनको जन स्वराज समर्थित उम्मीदवार शिक्षक जो एस्पिरेंट थे अफाक अहमद साहब ने लगभग 700 वोटों से पराजित कर दिया। समझे, यह जो है सो घोर आश्चर्य सबको है। तो लोगों में तो आश्चर्य है, लेकिन एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन, ये दोनों के खेमे में लोग शॉक्ड हैं, चिंतित हैं, बिल्कुल राजनीतिक ढंग से भविष्य को लेकर। हाँ, चिंता, भविष्य को लेकर के चिंता है कि यह शुरू तो हुआ है विधान परिषद से, अब ये विधान सभा और लोकसभा के तरफ इसका बढ़ाव होगा। और इसके आफाक अहमद के जीत के बाद खास करके पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में एक नई आशा भी जगी है। लोग अब बहुत माने जोरदार ढंग से जन स्वराज से जुड़ने लगना शुरू हो गए हैं। लोगों में, चंपारण के लोगों में एक असंतोष था पहले से बहुत, कि इस 70-72 वर्षों में आज तक छपरा जिला के लोग ही इस सीट पर जीतते थे। अच्छा, ये तीनों जो पहले जीते थे छपरा के ही रहने वाले हैं। अच्छा। यानी सारण से लोग आते हैं। और चंपारण जो है, जिसकी आबादी 1 करोड़ है, इस दोनों चंपारण मिला करके आज तक इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि जीता नहीं, जबकि यहीं के वोट से जीत और हार उन लोगों की होती है। इसलिए मतदाता की संख्या यहाँ ज़्यादा है और उन तीनों जिलों में मतदाता की संख्या कम है। तो यहीं के लोग वोट देकर जिताते थे, लेकिन इन लोगों का आज तक अपने ज़िले का कोई प्रतिनिधि चुनाव जीता नहीं था। तो यह पहली दफ़ा है कि अफाक अहमद चंपारण के रेजिडेंट हैं, शिक्षक हैं, और पहले इन्होंने धमाकेदार एंट्री किया है और एक निर्दलीय के रूप में उस किला को ध्वस्त कर दिया। मतलब ये दोनों बात चिन्हित करने वाली। हाँ, चिन्हने वाली कि एक तो सारण से चंपारण में वो सीट आया, हाँ, मैंने प्रतिनिधित्व आया, हाँ। और दूसरा कि सीपीआई इतने लंबे समय से था और इतने कद्दावर नेता के पुत्र को एक साधारण व्यक्ति ने पटकनी दे दी है। तो ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं, बेतिया के, और इनका जोरदार स्वागत चारों तरफ हो रहा है और समाज के लोग बड़ा हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। आश्चर्य तो हमको यह है कि जो भाजपा के लोग हैं, जो आरजेडी समर्थित लोग हैं, वो लोग भी इस जीत में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, इसके पीछे कई नई आशा है। और देखिए आगे राजनीति में इसका रंग कैसे बदलता है, आगे बढ़ता है। हमको लगता है कि एक कारण इसका ये भी होगा कि आगे आने वाले चुनाव में जो उलट पुलट होता है लोगों का, हाँ, कूद के दूसरे पार्टी में जाने का, उसको लेकर भी इच्छुक लोग ज़्यादा बेचैन होंगे। उसमें तेजी आएगी। जो लोग एस्पिरेंट हैं आगामी लोकसभा के, राज्यसभा के, ये विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए टिकट के प्रत्याशी जो थे, अब उनके लिए एक नया विंडो खुल गया है ना। और इसमें पुराने लोगों का जगह नहीं है, इसमें नए लोगों का जगह है। तो इसलिए एक नई दिशा शुरू हो रही है। आने वाला समय हम लोग को बताएगा ये इसका क्या परिणाम होता है। और लेकिन सर उसमें एक चीज़ और हमको, जहाँ तक हमको याद आया, उस दिन मैं देख रहा था कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र, उस क्षेत्र से, वो 7वें पोजीशन में चले गए। यह भी एक विशेष बात है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस जिलों में 5 एमपी हैं, एक राज्यसभा के सदस्य हैं, जो इस अभी 6 भाजपा के लोग हैं संसद में, दोनों सदनों में, और 23 विधायक इनके हैं। बावजूद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो भाजपा ने जो टिकट दिया है, कोई धर्मेंद्र कुमार जी हैं, उनको अपना टिकट दिया था, अपना प्रतिनिधि उम्मीदवार बनाया था। उनकी हालत ऐसी हुई जैसे निर्दलीय की भी नहीं होती है। हाँ, निर्दलीय भी उनसे ऊपर है। निर्दलीय उनसे ऊपर है। तो आखिर इतनी पुरानी पार्टी और विश्व में सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले भाजपा के दलों का को इतने ये 6 सांसद और 23 विधायक मिल करके भी इनको जन समर्थन नहीं दिलवा सके, वोट नहीं दिलवा सके। इसके पीछे कारण होगा भाजपा के कैंडिडेट को एक तो
तो कैंडिडेट के चयन में भी सुनते हैं कि कुछ कैंडिडेट के गड़बड़ी हुई। चयन के कारण जो इतनी भद्द हुई है भाजपा की, उसमें कैंडिडेट का चयन सबसे ऊपर है। इनको ऐसा है कि इस नाम को कोई जानता भी नहीं है, फिर भी जैसे आफाक अहमद को तो कोई नहीं जानता था, फिर भी वो विजयी हुए, उसी तरह इनको भी कोई नहीं जानता है। ये कोई कदावर नेता नहीं है शिक्षक के, लेकिन इनके पीछे इतनी शक्ति होते हुए भी इनको इनकी पराजय ऐसे हुई कि इनको इतने कम वोट पर सिमट जाना पड़ा और निर्दलीय सब इनके ऊपर हो गया। तो यह भाजपा के लिए चिंतनीय विषय है, इस पर गहराई से सोचना चाहिए। भाजपा वाले लोग के साथ यह देख रहे हैं, और कांग्रेस में भी बीमारी है कि ये लोग अंतिम समय में अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। जो कौन पार्टी किस जात का उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, तो उससे इतर हम खड़ा करेंगे तो हम हमारा कैंडिडेट जीते। तो इनेबल कैंडिडेट के चक्कर में लोग रहते हैं, और अंत में टिकट देने का ही प्रतिफल है जो यह निर्दलीय से। हाँ, यहाँ तो 2 दिन पहले टिकट इन लोगों हाँ, को इसीलिए यह दशा हुई है और शर्मनाक हार हुई है। खाली वहीं नहीं सर, अब स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को अगर देख लीजिए तो वहाँ भी महाचंद्र प्रसाद सिंह की जो हार है वो भी बड़ा शोचनीय विषय है। अब हम लोग अब सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर अब हम लोग आते हैं। आपने एकदम सही बताया कि ये इसमें एक सबसे स्टालवार्ट थे महाचंद्र सिंह, कांग्रेस के। हम समझते हैं कि अभी बिहार के सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में इनका शुमार होता था, और ये भी मतलब कि अपने ज़िंदगी में इन्होंने तो अभी तो 6 बार रह चुके थे। हाँ, ये तो 6 बार रह चुके थे। ये मोकम्मा के एक गांव के, अस्मत गोला के क्या नाम है, उस गांव के ही रहने वाले हैं महाचंद्र बाबू। और महाचंद्र बाबू अपनी नौकरी जो है सो मुजफ्फरपुर से शुरू किए थे। रहने वाले मोकम्मा के हैं, मुजफ्फरपुर से इन्होंने नौकरी शुरू की। एमपी साइंस कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में आए, और उस समय के जगन्नाथ मिश्र रेलस कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। तो ललित नारायण मिश्र जी की हत्या के बाद में जगन्नाथ मिश्र का किस्मत जो है सो चमका, और जब वो राजनीति में आए तो सबसे पहले वो भी विधान परिषद का चुनाव लड़के ही गए हुए थे। तो उनके संगति में इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, उन्हीं के शिष्य हुए। और बाद में राजकुमार सिंह को वहाँ से हरा करके एक कांग्रेस के नेता के रूप में महाचंद्र प्रसाद सिंह जो प्रोफेसर थे वो विधानसभा के सदस्य हुए। और यह कहने की बात नहीं है, यहाँ पर 4 जनरेशन से लोग उनको देख रहा है कि वो जीवन भर विधान परिषद के सदस्य थे, और पूरी जिंदगी काट दी कॉलेज में, पता नहीं जो कई महीना पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो इनका जन्म मोकामा पटना जिला, कार्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर, और प्रतिनिधि कहाँ से, तो सारण कंस्टिट्यूंसी के। देख लीजिए इनका यात्रा कथा इनकी। तो महाचंद्र बाबू यहाँ से बराबर जीतते रहे, और ये कांग्रेस के बहुत नामी ग्रामी नेता थे। और बाद में इन्होंने कांग्रेस का परित्याग किया, और कांग्रेस ने सब कुछ सीनियर होते हुए भी, बार बार जीतते रहने के बावजूद भी इन्हें कभी मंत्री पद नहीं दिया। काफ़ी चर्चित नेता थे, प्रभावशाली नेता थे, और अपना काम करते रहे। तो अब ये राजनीतिक जीवन शुरू किए थे। एक मित्र ने कल हमको बताया मुजफ्फरपुर के कि नगर पालिका में, उस समय नगर पालिका से ही शुरू किए होंगे, वार्ड पार्षद के रूप में खड़ा हुए थे। तो मोतिहारी के ही एक तो बाहुबली थे चंदेश्वर सिंह। तो चंदेश्वर सिंह से ही चुनाव हारे थे, और बुरी तरह चुनाव हारे और थे। इनको 16 वोट हमको जितने याद है, क्योंकि हम उस समय हम भी मुजफ्फरपुर में थे, मात्र 16 वोट इनको मिला। हाँ, तो 16 वोट प्राप्त करके इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, और उसके बाद उनकी यात्रा यहाँ तक हुई थी। मंत्री भी बने, बहुत कुछ बने। चुनाव लड़ने में महाचंद्र बाबू का गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। अच्छा। हाँ, बिहार में हमको नहीं लगता है कि किसी पद पर रहते हुए कोई आदमी इतना चुनाव लड़ा हो। इसके लिए इतिहास इनको याद करेगा, है ना। तो महाचंद्र बाबू सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना जब शुरू किए थे, तो शायद ये 5 या 6 बार 6 बार जीते थे। 6 बार विधान परिषद को जो है सो सुशोभित किया, और 6 टर्म में ये सरकार में बने रहे। उसके बाद
ये 6 बार जो बने रहे तो इनकी पॉलिटिकल यात्रा कुछ आगे आकर के डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि उस 6 बार में जब इनके बारे में हम देख रहे थे तो पता चला कि ये 6 बार कांग्रेस के ही सदस्य होते रहे, और उसमें इन्होंने इनको पहले जो टिकट मिला था यहाँ से, तो जब तिरहुत से जब सारण क्षेत्र अलग हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये कांग्रेस में थे और कांग्रेस से ही चाहे कि हमको टिकट मिल जाए जो हम यहाँ से लड़ें। तो उस समय राजनीतिक रस्साकसी चल रही थी कांग्रेस में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ग्रुप था और इधर बिंदेश्वरी बाबू दुबे जी का ग्रुप था, और सीएम बिंदेश्वरी दुबे जी थे। तो टिकट तो मिलता नहीं है, समर्थित उम्मीदवार लोग होता है। तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो हैं वो डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह को अपना कैंडिडेट बना दिए। प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर थे, पहले एलएस कॉलेज में थे इकोनॉमिक्स के। तो उन्होंने प्रभुनाथ बाबू को अपना उम्मीदवार कहा जो कांग्रेस इनको समर्थन करेगी, और उनके खिलाफ में देखे जो प्रभुनाथ बाबू को कैंडिडेट बना दिए। तो मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन बिंदेश्वरी दुबे ने प्रोफेसर महाचंद्र सिंह को कहा कि इनको कांग्रेस समर्थन करेगी। अब ये दोनों आदमी जो है सो एक एक टैग ले करके अब खुद पड़े चुनाव में, अभी जीतते गए। तब इनके बारे में दूसरा प्रोफाइल लिया है कि 6 बार जो विधान परिषद के सदस्य रहे, उस कार्यकाल के भीतर ये 4 बार जो है ये विधानसभा का चुनाव ये साहेबगंज से लड़े। 4 बार रहते हुए टिकट लेकर के, अपने पार्टी का टिकट लेकर के ही लड़े। अच्छा, मैंने समझिए कि कितना कद्दावर थे कि वो विधान परिषद एमएलसी होते हुए भी इनको पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी इनको टिकट दे देती थी, और ये 4 बार लड़े, 4 बार पराजित हुए। उसी काल में 4 बार ये महाराजगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से ये चुनाव लड़े। तो 4 बार विधानसभा लड़के हारे, और 4 बार 8 बार विधानसभा, 4 बार इसका लोकसभा का चुनाव लड़के ही हारे हैं। और उसके बाद इधर अभी हाल तत्काल में ये मांझी जी के पार्टी में चले आए थे हम में। तो उस हम में आकर के ये मंत्री रहते हुए, यानी मंत्री रहते हुए यहाँ से हथुआ विधानसभा का चुनाव लड़ गए थे, उसमें भी हार गए, है ना। तो 4 बार उधर, यानी कि कहने का मतलब 5 बार विधानसभा का चुनाव हारे और 4 बार लोकसभा का चुनाव हारे, 1 बार वार्ड पार्षद का चुनाव, 1 बार, हाँ। वो सब हार के बीच में 6 बार इन्होंने जो है सो जीत हासिल की विधान परिषद में। और इधर जो है सो जब जेडीयू में अंत में चले आए थे कांग्रेस छोड़ करके, और कांग्रेस छोड़ के आने के बाद में प्रोफेसर महाचंद्र सिंह जी अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करते हुए मांझी ने इनकी मुराद पूरी की और ये मंत्री तक बने। और मंत्री बनने के बाद में जब फिर मांझी जी से को हटा करके जब जगन्नाथ मिश्र नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हो गए, तब ये हम पार्टी में चले गए। और हम पार्टी में जा कर के अभी किसी दल में, किसी पद पर ही नहीं थे, क्योंकि वो भी टर्म खत्म हो चुका। इसी बीच में इसका मतलब हथुआ से लड़ गए थे, और उसके बाद अभी घूम रहे थे। तो घूमते घूमते इन्होंने भाजपा को पकड़ लिया और ये भाजपा में आ गए और भाजपा के नेता के साथ घूमने लगे। तो भाजपा में जब दूसरे दल का लोग आता है तो आप जानते ही हैं कि वो मिक्स करता नहीं है। आई तक कांग्रेसी पक्षी थे बहुत पहले के, और सीनियर मोस्ट थे, इसलिए जूनियर लोग कतराता था इनको देख करके। लेकिन मतदाता के मना करने के बावजूद इस बार ही चुनाव लड़े थे। सच बात यह है, सभी मतदाता जो इनको विगत 70 साल से वोट देते आ रहे थे, उस सबको ये परिवार कह रहा था जब अपने का छोड़ दिया है ना, चुनाव अब का लड़न जाए। तो अब बोले कि हाँ आप सोच रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़े। और चुनाव लड़ने के बाद में अपनी बार ये मैंने ये भी तो भाजपा का भारी शिकस्त हुआ। हाँ, तो इनको चुनाव लड़ना पड़ा ये इनसे, यादव जी से, वीरेंद्र नारायण यादव जी। तो वीरेंद्र नारायण यादव जी पिछले एक टर्म से यहाँ पर ये विधान परिषद के इस सीट पर विजयी हो गए थे, इन्हीं को हरा के हुए थे। और अपनी बार वो फिर कैंडिडेट हुए और फिर उन्हीं के हाथों इनको हार झेलना पड़ा। तो प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी किस्मत के धनी आदमी हैं।
प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी को जेडीयू ने टिकट दिया था और उस समय जेडीयू आरजेडी के साथ थी। नीतीश कुमार पहले बार जो पलटी मारे थे उस समय इनको टिकट दिया गया था जेडीयू से, तो उस समय जाकर के सरकार इनकी थी, ये जीत गए थे। और फिर अपनी बार जब चुनाव का इनका समय आया तो ठीक इसी समय दोबारा पलटी मारे नीतीश कुमार और फिर इनको उसका लाभ मिला। आरजेडी का, हाँ, अपनी बार अगर ये आरजेडी के साथ नहीं रहते तो इनकी पराजय निश्चित थी, है ना। इनको यादव वोट के अलावा और वोट नहीं मिलता। लेकिन ये अब तो महागठबंधन में आ गए थे तो इनको आरजेडी का भी समर्थन मिल गया, उधर से नीतीश कुमार जी का भी समर्थन मिला और इन्होंने महाचंद्र सिंह को पराजित किया। हालांकि इतना मत आज तक न तो वीरेंद्र यादव जी को आया था और न महाचंद्र सिंह को आया था। अपनी बार सर्वाधिक वोट लेकर के ये हारे हैं और सर्वाधिक वोट लेकर के वीरेंद्र बाबू जीते हैं, है ना। तो ये तो सर मानते हैं ना कि सारण निर्वाचन क्षेत्र का रिजल्ट लोगों को जहां आश्चर्यचकित किया, वहीं भाजपा का भद पिट गया इसमें। हाँ, पिटा भाजपा। अच्छा, दूसरी बात कि अभी जो स्थितियां देख के आ रही हैं उससे लगता है कि महाचंद्र प्रसाद सिंह का जो ग्राफ था वो तब तक ऊंचा रहा जब तक वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस को छोड़ने के बाद से उनका ग्राफ नीचे गया। और इस बार तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल डेथ हो गया, अब तो वो हमको नहीं लगता है किसी काम के रहे। ठीक है, राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो कोई जानता नहीं है। लेकिन ऐसे में अब उनका उम्र हो गया है और अब लगता है कि चुनाव महाचंद्र बाबू नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये भी चर्चा है कि वो अपने लड़की को भाजपा से पूर्वी चंपारण के एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ाने का सोच रहे हैं। मतलब कांग्रेस में जो परिवारवाद और सब जगह है, उस लाइन पर भी अब चलना शुरू कर दिया। आपने देखा ना, कांग्रेस की बात हम करते हैं, आरजेडी की बात करते हैं, वंशवाद का, परिवारवाद का, तो अब तो सीपीआई के केदार पांडे जी जो इतने दिनों तक रहे हैं तो उनके पार्टी ने उनके पुत्र को कैंडिडेट बना दिया। उनके हारने के कारण में यह भी एक सन्निहित है। तो खैर, ये आपने पूरा विशद व्याख्या देखा, समीक्षा सुना, और हमको लगता है कि इस तरह की समीक्षा इसके पूर्व में किसी भी चैनल पर किसी भी विशेषज्ञ ने नहीं बताई होगी, जितनी सूक्ष्मता से सर ने सारी बातें बताई। लेकिन सर, एक बात पर फिर आपको आज ही इनवाइट मैं करता हूं कि अगली बार हम बात करें। इतने दिनों से महाचंद्र बाबू यहाँ रहे, लेकिन जब यहाँ के बात होती है विकास की, तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातकों के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं दिखता है। दिखता क्या है कि कहीं रोड बनवा दिए, कहीं नाला बनवा दिए। तो एक मेरा अभी से आपसे प्रश्न है जिस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वो कहाँ तक कारगर है, कहाँ तक नहीं है। तो आज के समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो छुपी हुई बातें जो पर्दे के पीछे आज तक रही हैं वो जब आपके सामने लेके आएँ तो आपको सबसे पहले उसको देखने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।